आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तुगलक साम्राज्य के पतन के दिनों में दक्षिण के क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे। इस प्रकार विजयनगर और बहमनी राज्य स्थापित हुए थे। तैमूर के आक्रमण के काल में खानदेश का क्षेत्र भी स्वतंत्र हो गया था। यही तीन राज्य इस काल में दक्षिण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण रहे। विजयनगर और बहमनी राज्य का आपसी संघर्ष दक्षिण की राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करता रहा। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। इतिहासकारों के बीच विजयनगर की उत्पत्ति के संबंध में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण भारत में मुस्लिम सत्ता के विस्तार के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उस क्षेत्र के हिंदुओं ने इस्लामी संस्कृति के प्रभाव से हिंदू धर्म, समाज एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया और इस नई चेतना के फलस्वरूप विजयनगर राज्य की स्थापना संभव हुई। यह किंवदंती भी है कि विद्यारण्य नामक संत ने हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित किया और उन्हें एक स्वतंत्र हिंदू राज्य के निर्माण की प्रेरणा दी। यह स्मरणीय है कि हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत के युद्ध में बंदी बनाए जाने के पश्चात इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर का राज्य दक्षिण भारत की अस्थिर राजनीति और विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न हुआ। अलाउद्दीन के समय से ही दक्षिण में विद्रोह और उपद्रव होते आए थे। मुहम्मद बिन तुगलक के समय में 1334 ईस्वी में कंपिली के प्रांत में ऐसा ही विद्रोह प्रारंभ हुआ। उसके दमन के लिए हरिहर और बुक्का को सेना सहित दक्षिण भारत भेजा गया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली और पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। संभवतः हिंदू धर्म में पुनः प्रविष्ट होने के कारण ही हरिहर बुक्का ने हिंदू धर्म के प्रति अत्यधिक श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए और ब्राह्मणों तथा हिंदू धर्म को प्रश्रय एवं प्रोत्साहन दिया। हरिहर बुक्का के द्वारा स्थापित वंश को संगम वंश का नाम दिया जाता है। इसकी सत्ता 1336 से 1486 ईस्वी तक बनी रही। इस वंश के शासकों ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। 1346 ईस्वी तक विजयनगर के शासकों ने होयसल राज्य पर अधिकार कर लिया था। लगभग इसी समय बहमनी राज्य की स्थापना हुई और दक्षिण भारत में प्रभुत्व का संघर्ष आरंभ हुआ। 1356 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु पर बुक्का शासक बना। उसने 1377 ईस्वी तक राज्य किया। इस अवधि में उसने मदुरा के राज्य पर भी अधिकार कर लिया। उसी के समय में बहमनी राज्य के साथ युद्ध हुआ 1365 ईस्वी में, जो ऐनी नायक रहा। अगला महत्वपूर्ण शासक हरिहर द्वितीय था, जिसने 1377 से 1406 ईस्वी तक राज्य किया। उसने दक्षिण के रेड्डी शासकों और वारंगल के राजा को पराजित किया। उसने बेलगांव और गोवा के क्षेत्र भी जीते और श्रीलंका के उत्तरी भाग में भी सैनिक अभियान किए। इसके बाद देवराय प्रथम शासक बना। उसके समय में बहमनी राज्य से पुनः युद्ध हुआ। बहमनी शासक फिरोज शाह ने उसे पराजित कर दिया। इस हार का बदला देवराय द्वितीय ने लिया। उसकी मृत्यु के पश्चात संगम वंश का पतन तीव्र गति से हुआ। 1486 में नरसिंह सालुम ने सालुम वंश की स्थापना की। उसने आंतरिक शांति बहाल की, लेकिन उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम गजपति ने उसे युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। अपने राज्य के कुछ क्षेत्रों को गजपतियों को सौंपकर वह पुनः स्वतंत्र हो गया, मगर 1490 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इम्माड़ी नरसिंह शासक बना। उसके संरक्षक के रूप में नरसिंह नायक की नियुक्ति हुई। उसने सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली और विजयनगर की शक्ति को पुनरुद्धार किया। उसने बीजापुर, बीदर, चोल, पांड्य तथा चेर राज्यों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की और उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया। उसकी मृत्यु पर उसके बेटे वीर नरसिंह ने इम्माड़ी की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जो तुलु वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश का महानतम शासक कृष्णदेवराय था, जिसने 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी के बीच शासन किया। उस समय विजयनगर की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उम्मतमुर का सामंत शासक स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। उड़ीसा का शासक प्रताप रुद्र उदयगिरी के तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार लिए हुए था। बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों में बीजापुर विजयनगर पर दबाव बनाए हुए था और पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों की शक्ति सुदृढ़ होती जा रही थी। परंतु इस 10 वर्ष के संघर्ष में कृष्णदेवराय ने सभी समस्याओं को अंत किया। 1510 ईस्वी में उसने विदर्भ के शासक महमूद शाह को पराजित किया। 1512 में उसने रायचूर और गुलबर्गा के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कृष्णदेवराय ने
तुर्क के गंग राजा को पराजित किया। 1513 से 1518 के बीच उसने उड़ीसा पर कई बार अभियान किया और राजधानी कटक तक जा पहुंचा। प्रताप रुद्र देवी ने उसके साथ संधि कर ली और अपने एक पुत्री का विवाह उसके साथ कर लिया। विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर गोलकुंडा के शासक ने उस पर चढ़ाई कर दी, लेकिन वह पराजित हो गया। अपने अंतिम महत्वपूर्ण अभियान में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक को पुनः पराजित कर दिया। इस तरह 1520 ईस्वी तक कृष्णदेव राय ने दक्षिण में विजयनगर की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी। उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई और उसके शासनकाल में काफ़ी बड़ी संख्या में पुर्तगाली व्यापारी यात्री विजयनगर आए। शासन व्यवस्था। विजयनगर के शासकों की नीतियों और उसकी राजनीतिक विचारधारा की अभिव्यक्ति समकालीन रचनाओं एवं अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में मिलता है। आमतौर पर राज्य का स्वरूप कल्याणकारी था, यद्यपि सैनिक आवश्यकता के कारण कर का बोझ अधिक था। कृष्णदेव राय की रचना आम्युक्त माल्यदम में राजा के कर्तव्यों और आदर्शों की व्याख्या की गई है तथा कर के बोझ को हल्का रखने का विचार प्रस्तुत किया गया है। विजयनगर के अभिलेखों में न्याय एवं समता के सिद्धांत पर बराबर महत्व दिया गया और विजयनगर शासक धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। सामान्यतः विजयनगर के शासन अन्य मध्यकालीन राज्यों के सही समान था। शासन निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। राजतंत्र की संस्था सिद्धांत वंशानुगत थी, परंतु व्यवहार में राजवंशों का परिवर्तन होता रहता था। राजा सर्वशक्तिशाली था और सैनिक व असैनिक प्रशासन दोनों ही का प्रधान था। वह सभी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था और उसकी सहायता के लिए विभिन्न मंत्री और परामर्शदाता होते थे। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवराज की होती थी, जो कभी कभी सहशासक के रूप में भी काम करता था। अल्पायु शासकों के लिए संरक्षक की नियुक्ति की आवश्यक व्यवस्था थी। केंद्रीय प्रशासन सुव्यवस्थित था और एक संगठित सचिवालय के नेतृत्व में काम करता था। प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए राजा और सहायता देने के लिए एक राज परिषद होती थी। इसके सदस्यों में प्रांतपति, अधीनस्थ सामंत, शक्तिशाली नायक, व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि आदि सम्मिलित होते थे, जो राजा के नीति निर्धारण में परामर्श देते थे। प्रशासनिक कार्यों में राजा परिषद से सलाह ले सकता था, किंतु उसे मानना उनके लिए अनिवार्य नहीं था। प्रशासनिक अधिकारियों में प्रमुख व्यक्ति सभानायक था, दूसरा अधिकारी दंडनायक था। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य कार्यकर्ता भी थे, जिनमें कोषाध्यक्ष, मुद्राकर्ता, व्यापार का निरीक्षक, सेनापति, न्यायाधीश, पुरोहित, ज्योतिषी आदि होते थे। साम्राज्य छोटी प्रशासनिक इकाई में विभक्त था। सबसे बड़ी इकाई मंडल कहलाती थी, जो प्रांत के समतुल्य थी। मंडल का प्रशासन 3 रूप से संगठित था: प्रांतपतियों के अधीन, करद राज्यों के अधीन, राजाओं के अधीन, सेनानायकों अथवा पलेगारों के अधीन। हर रूप में प्रांतीय शासक को प्रभावशाली स्वायत्त प्राप्त थी। उसे राजा को निर्धारित समय पर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य था। इसके बदले में वह प्रशासनिक कार्यों के संचालन में स्वेच्छा से निर्णय ले सकता था। मंडलों का विभाजन नाडु और स्थल के स्तर पर था, जो नगरों और गांवों में विभक्त थे, परंतु निम्न स्तरीय प्रशासन का रूप पूरे साम्राज्य में एक जैसा नहीं था। इसके 2 कारण थे। प्रथम, विजयनगर साम्राज्य के विस्तार के क्रम में अलग अलग राज्यों के क्षेत्र साम्राज्य में सम्मिलित हुए थे, अतः उनमें प्रचलित शासन प्रणाली का रूप भी भिन्न भिन्न था। द्वितीय, प्रांतपतियों को स्थानीय प्रशासन का गठन करने में स्वायत्तता प्राप्त होने के कारण प्रांतों में निम्न स्तरीय प्रशासन का स्वरूप भी एक समान नहीं हो सकता था। उपरोक्त प्रांतीय विभाजन वस्तुतः चोल प्रशासन प्रणाली पर आधारित थे। विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय शासन भी विकसित अवस्था में था। प्रत्येक गांव के प्रशासन के लिए स्थानीय सभाएं थी। ग्रामीण सभाओं की यह परंपरा भी चोल शासनकाल से चली आ रही थी। इन सभाओं को भूमि प्रबंध करने, सामूहिक निर्णय लेने, प्राकृतिक विपत्तियों में राय देने और न्याय करने का अधिकार था। कई गांवों का समूह नाडु में भी स्थानीय सभा कार्य करती थी, जिसे नातवर कहते थे। शासन व्यवस्था में सामंती तत्व प्रस्तुत थे। एक और करद राजाओं की उपस्थिति के कारण तो दूसरी ओर अमरम की व्यवस्था के कारण। अमरम का शब्द भूमि अनुदान के लिए प्रयोग किया जाता था। अधिकारियों को उनका वेतन भूमि अनुदानों के माध्यम से देने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। ग्रामीण स्तर पर स्वायत्त सभाओं की कार्यविधि से प्रभावित हुई। सैन्य संगठन। विजयनगर के शासकों ने सैन्य संगठन के विकास पर भी ध्यान दिया। राज्य की आय का मुख्य अंश सेना पर खर्च होता था। यह स्वाभाविक था कि क्योंकि विजयनगर राज्य को अपने पड़ोसी बहमनी राज्य से निरंतर युद्ध लड़ने पड़े। सेना का गठन भी सामंती आधार पर था। सेना के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी और सैनिकों में अनुशासन और सामूहिकता सर्वथा था। सेना के 3 अंग होते थे: हस्ती सेना, अश्वारोही और पैदल। देवरादित्य ने तुर्क सैनिकों की भर्ती कर अश्वारोही धनुर्धरों का एक विशेष दल भी संगठित किया था। नौसेना की ओर शासकों ने कम ही ध्यान
दिया। विजयनगर सामाजिक कर प्रणाली कठोर थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे शिस्त या राय रेखा कहते थे। लगान वसूली का विभाग आठवन कहलाता था। कर निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में बांट दिया गया था: संचित, शासक, उद्यान और वन। सामान्यतः लगान की दर उपज के 1/3 अंश 1/6 अंश तक होती थी। लगान के अतिरिक्त संपत्ति, मकान, पशुधन, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य पर भी कर लगता था। सामाजिक और सामुदायिक कर भी वसूले जाते थे। न्याय व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। राजा स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करता था। उन्हें मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा मुकदमों के फैसले में सहायता दी जाती थी। निम्न स्तरीय अदालतें संभवतः प्रांतपतियों और उसके प्रतिनिधि के अधीन थी। न्याय हिंदू विधि के अनुसार होता था। दंड विधान अत्यंत कठोर था। विजयनगर का आर्थिक जीवन। विजयनगर राज्य अत्यंत समृद्ध व संपन्न था। उसके क्षेत्र उर्वर थे और इसका व्यापार उन्नत संपन्न था। पूर्व में चीन के साम्राज्य और पश्चिम में अरब व पुर्तगाली व्यापारियों के साथ विजयनगर का विस्तृत व्यापार था। इस काल में अनेक विदेशी व्यापारी और यात्री आए। इनमें पुर्तगाल के बारबोसा, पायस, नुनीज, डेलावेल आदि महत्वपूर्ण है। ईरान से अब्दुल रजाक तथा इटली से कोंटी विजयनगर का भ्रमण करने वाले अन्य प्रमुख विदेशी यात्री थे। इन्होंने यात्रा वृत्तांतों में विजयनगर संबंध में विस्तार से लिखा है, जिससे विजयनगर की संपन्नता व गौरव की जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक जीवन के अंतर्गत लगभग सभी विदेशी यात्री लिखते हैं कि विजयनगर के निवासी धनी व संपन्न थे। वे अत्यधिक आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। नगर में त्योहार बहुत अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते थे। समाज में केवल कुलीन स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी। यद्यपि सती प्रथा का प्रचलन था और देवदासी प्रथा में भी अनेक दोष आ चुके थे। देवदासियों द्वारा वेश्यावृत्ति उदाहरण भी मिलते हैं। सामाजिक जीवन में स्त्रियों को सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने, व्यापार करने और सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार था। सांस्कृतिक प्रगति के अंतर्गत मध्यकालीन दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक योगदान का विशेष महत्व है। 2 शताब्दी से कुछ अधिक समय तक विजयनगर का राज्य दक्षिण की राजनीति में अपना महत्व प्रभाव बनाए रखने में सफल रहा। इस राज्य के शासकों ने सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। विजयनगर की साहित्यिक कृतियों में धार्मिक, ऐतिहासिक जीवन वृत्तांत व अन्य काव्य रचनाएं उपलब्ध है। विजयनगर के आरंभिक शासकों बुक्का प्रथम ने अनेक धार्मिक रचनाओं में लेखन में योगदान दिया। कृष्णदेव राय ने के संरक्षण में ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट नामक महाकाव्य पर 2 टीकाएं लिखी। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था, जिन्हें संस्कृत और तेलुगु भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त थी। उसके तेलुगु रचना आमुक्तमाल्यदम थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अलावा अलसानी पदन ने स्वरोचित संभव मनुचरित लिखे। दूसरा कवि नंदी तिम्मन था, जिसने परिजात प्रहरण की रचना की। साहित्यिक रचनाओं में राजनाथ का सालुवा विद्यो और भागवत चंपू विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संस्कृत और तेलुगु भाषाओं को यदि भी विजयनगर शासकों ने प्राथमिकता दी, फिर भी अन्य भाषाओं के कवियों को उन्होंने आश्रय दिया। तमिल भाषा पहले ही विकसित अवस्था में थी और विजयनगर काल में इनकी प्रगति में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। विजयनगर शासकों ने स्थापत्य कला के विकास में प्रशंसनीय योगदान दिया। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली का चरम उत्कर्ष विजयनगर शासकों के काल में ही हुआ। इस शैली के सर्वोत्तम उदाहरण देवराय द्वितीय द्वारा निर्मित हजारा मंदिर और कृष्णदेव द्वारा निर्मित विट्ठल स्वामी के मंदिर का नाम लिया जा सकता है। यह मंदिर चोल काल में विकसित द्रविड़ शैली के ही है, लेकिन इनमें कुछ नई विशेषताएं भी मिलती है। विजयनगर शैली के भवन तुंगभद्रा नदी से दक्षिण क्षेत्र में भी फैले हुए हैं। इनमें कांचीपुरम का एकाग्रनाथ नामक मंदिर तथा ताड़प्रति स्थित रामेश्वर मंदिर अपने सुंदर गोपुरों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है, जबकि श्रीरंग स्थित शेषगिरी मंडप में प्रसिद्ध घोड़ों की मूर्तियां अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। संगीत को भी विजयनगर शासकों ने प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में संगीत व नृत्य की लोकप्रियता रही। कृष्णदेव के दरबार अनेक विख्यात संगीतकार, गायक और नर्तक मौजूद रहे, जिन्हें सम्मान और संरक्षण प्राप्त था। संगीत व नृत्य संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या के लिए अनेक पुस्तकें लिखी गई। इनमें सर्वतः सायण द्वारा रचित संगीत सार थी। मल्लिनाथ संगीत विषय में के लेखक ने मल्लिकार्जुन के संरक्षण में प्रगति की और उसके पोते राम अमात्य ने रामराय के संरक्षण में स्वर मेल कलानिधि की रचना की। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। उसके उत्तराधिकारी अच्युतदेव राय हुआ, लेकिन उसका विरोध रामराय द्वारा किया गया। इस आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर विजयनगर के शत्रु पुनः सक्रिय हुए और विजयनगर पर आक्रमण होने लगे। अगला शासक सदाशिव राय हुआ। उसके समय में वास्तविक सत्ता रामराय के हाथ में आ गई। इसी काल में
तालकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों ने संगठित होकर विजयनगर राज्य को पराजित कर दिया। विजयनगर के अधिकांश क्षेत्र विजयी राज्यों के आपने आपस में बांट लिए और केवल कुछ क्षेत्र विजयनगर के हाथ में रह गए, जिन पर अरविंदु वंश का शासन 1572 ईस्वी के बाद रहा। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ।